कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी को मारो मत, और इन मटेरियलिस्टिक चीजों से कभी प्यार मत करो। ये सारी टीचिंग्स हैं हमारे बुद्धास। तो चलिए आज के इस वन शॉट में हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो चलिए पढ़ते हैं आज इन सारी टीचिंग्स के बारे में जो आपने अभी तक सिर्फ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर या फिर कहीं ना कहीं न्यूज में सुना होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले अगर ये स्टार्ट किया जाए तो हमारे माइंड में ये आता है कि जब लोग इतना हिंदुइज्म को फॉलो करते थे तो सडनली कैसे जो है आपकी जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो इतना एमर्ज कर गई। कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ बहुत सारे रीजंस रहे होंगे। सो टाइम है 6th सेंचुरी BCE। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, जहां पर आपका टाइम बैकवर्ड चलता है, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का समय है। एंड दिस वाज द रिलीजियस क्राइसिस, जहां पर लोगों को अब लग रहा था कि क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे, जो आपके प्रीस्ट थे, वो कहीं ना कहीं अपना डोमिनेशन दिखाने की कोशिश करते थे और लोगों से किसी ना किसी तरीके से कोई टैक्स वसूलना किसी पूजा के तौर पर, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो इन्हीं रीजंस की वजह से जो है हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो रहा था, जिसमें सबसे पहला रीजन आता है पॉलिटिकल शिफ्ट। पॉलिटिकल शिफ्ट का मतलब क्या? उस टाइम पर रूलर्स थे आपके बिंबिसार और आपके अजात शत्रु। दे एक्टिवली सोट अल्टरनेटिव टू ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, जिसकी मैंने अभी बात की कि जो ब्राह्मण्स थे, जो प्रीस्ट हुआ करते थे, उनके डोमिनेंस को कम करने के लिए दोनों ही रूलर्स ने कहीं ना कहीं ये कोशिश की कि हम जो है किसी और रिलीजन को या उसकी जो है टीचिंग्स को क्यों ना फॉलो करें। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है दैट इज रिचुअलिज्म एंड करप्शन। कैसा करप्शन? जो मैं अभी आपको बताई थी, टैक्स के तौर पर जानबूझ के लोगों से पूजा के नाम पर ज्यादा पैसा ऐंठ लेना, है ना। सो एक्सपेंसिव एनिमल सैक्रिफाइसेस मोनोपोलाइज्ड बाय द प्रीस्ट एलाइनेटेड बाय द कॉमनर्स, है ना। आपको पता है पहले हिंदुइज्म में, आज भी अगर आप किसी काली के मंदिर जाएंगे, काली माँ के मंदिर, तो वहां पर अक्सर ऐसा बोला जाता है कि बलि चढ़ाई जाती है। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, आसाम में अगर आप जाएंगे, है ना, तो वहां पर आपको दिखेगा। तो ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं लोग बहुत परेशान हो गए थे कि जिसकी वजह से एनिमल्स को हमें जो है बलि देकर मारना पड़ता था। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीकल्चर इकोनॉमी। वैदिक एनिमल सेक्रीफाइस डायरेक्टली थ्रेटन लाइक द लिवलीहुड एसेंशियल, क्योंकि आपको पता है जो काउस थी, जो ऑक्स थे, वो आपके एग्रीकल्चर में बहुत यूज आते थे, प्लगिंग करने के लिए, खेत जोतने के लिए। तो कहीं ना कहीं उस पर जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ रहा था और जो स्पेशली हमारे गंगेटिक वैली वाले फार्मर्स थे वो इससे बहुत ज्यादा हार्म हो रहे थे। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज बैरियर। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। कैसे? आपको पता है पुराने समय में सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज ही बोली जाती थी, समझी जाती थी, और उसी में आपको पता है आज भी मंत्र का उच्चारण होता है। तो संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो हर किसी को तो नहीं आती थी। सो preaching was strictly in the Sanskrit and sacred language is incomprehensible to the masses। सब लोग उसको नहीं समझ पाते थे, इसीलिए एक बहुत बड़ा बैरियर हमें देखने को मिला, लैंग्वेज। लास्ट जो रीजन हमारे पास आता है दैट वाज द कास्ट सिस्टम, अगर आपको याद हो, जिसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरीके से जो ये जीरो सोशल मोबिलिटी बिटवीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कास्ट के बीच में था, ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक था। क्योंकि जो आपके शूद्र कास्ट से बिलोंग करते थे उन्हें ना मंदिर में जाने दिया जाता था, ना उन्हें टीचिंग्स का कोई हक था, ना ही उनके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बनती है और फाइनली हमारे यहाँ पर दो ऐसे रिलीजन इमर्ज करते हैं जिनकी टीचिंग्स को आज भी लोग फॉलो करते हैं। मतलब मैं भी ये बोल सकती हूँ कि मैं आज बुद्धास की कुछ टीचिंग्स को फॉलो करती हूँ, पूरी तो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, बट या चलिए तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैनिज्म के बारे में। सॉरी, सबसे पहले हम बात करेंगे जैनिज्म के बारे में कि कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, कैसे जो है ये आपके फाइनली, हम जिनको बोल सकते हैं महावीरा, जिनको हम बोलते हैं जैनिज्म में। अगर कोई बच्चे होंगे जो कि जैन रिलीजन को फॉलो करते हैं तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनका जो नाम था वो प्रिंस वर्धमान था, क्योंकि ये जो है एक राजा के घर में पैदा हुए थे, है ना, क्षत्रिय थे, बोर्न इन कुंडागर्मा। ठीक है, पेरेंट्स की डेथ हो जाती है जब ये 30 साल के होते हैं और पेरेंट्स को ये डर भी होता है कि यार ये कहीं सन्यासी वगैरह ना बन जाए, कुछ ऐसा ना बन जाए। इससे पहले क्या करते हैं, इनकी शादी भी करवा देते हैं। शादी वगैरह होने के बाद जब ये 30 के होते हैं तो फाइनली किसी एक एक्सीडेंट में इनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वहां से इनकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। अबेंडेंस होम फॉर 12 ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि उन्होंने अपना घर जो है छोड़ दिया 30 साल की उम्र में और 12 साल तक तपस्या की, चीजें की, और फिर फाइनली जाके जो है इन्हें वो जो हम बोल सकते हैं ना, जो पावर, जो निर्वाण जो है वो इनके अटेन होता है। ठीक है, सो देखिए, अटेन ओमनी साइंस। अब
जैनिज्म में उसको ओमनी साइंस बोला जाता है, बुद्धिज्म में उसको निर्वाण बोला जाता है। दोनों का मतलब सेम है कि भाई आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना। सो दैट बिकेम जिना द कॉन्कर एंड महावीरा, इसीलिए उनको हम महावीरा बोलते हैं। एंड पास एट पावापुरी एज ऑफ 72, जब वो 72 के थे तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये तो शुरुआत हुई महावीरा की। बुद्धिज्म में कैसे, जिनको हम बोलते हैं सिद्धार्थ, जो पहले सिद्धार्थ हुआ करते थे, है ना। सो देखिए ये भी एक प्रिंस थे, यानी कि इन्होंने भी जो जन्म है वो एक राजा के घर में जन्म लिया था। कैसे, क्या नाम था, प्रिंस सिद्धार्थ, क्षत्रिय थे, बोर्न इन लुम्बिनी, जो कि आज के टाइम में नेपाल में है। ठीक है, द फोर साइट्स, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी एंड एस्थेटिक। क्या मतलब है इसका, जैसे यहाँ पर जो महावीरा थे उनकी लाइफ में क्या हुआ, उनके पेरेंट्स की डेथ हुई, तो उन्हें समझ में आया कि जिंदगी तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जब आपके जो प्रिंस सिद्धार्थ यानी कि जो हमारे बुद्धास थे, जब वो बाहर ऐसे घूमने के लिए निकलते, क्योंकि इनके भी घर वालों ने इनकी जल्दी शादी करवा दी, इनको एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल होता है ना। तो ये जब बाहर निकलते हैं अपने जो है ऐसे सेनापति लोगों के साथ, तो ये देखते हैं कि एक ओल्ड मैन है जो बेचारा इस तरीके से चल रहा है जिससे चला ही नहीं जा रहा है, बहुत परेशान है। फिर एक सिक मैन है जो बीमार है, ऐसे खांस रहा है ऐसे करके। ठीक है, फिर एक डेड बॉडी को ले जाते हुए वो देखते हैं, और एक एस्थेटिक आदमी, एस्थेटिक का मतलब क्या है, एक ऐसा आदमी देखते हैं जो कि सन्यासी है ना, जो वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के और मस्त अपना जिंदगी जी रहा है, उसको किसी मटेरियलिस्टिक चीज से कोई मतलब नहीं है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया समाज में। तो यहाँ से उनकी लाइफ में जो है वो चेंज आता है, और फाइनली जो है आपको देखने को मिलेगा द ग्रेट मेडिटेशंस एट नाइट, और फाइनली उनको जो है वो, हम जो बोल रहे हैं निर्वाण की जो मैं बात कर रही हूँ, वो यहाँ से निकलते हैं और उनको निर्वाण जो है वो अटेन होता है अंडर महाबोधि ट्री एट बोध गया एट द एज ऑफ 35 बिकेम बुद्धा, और यहाँ पर वो जो है बुद्धा बन जाते हैं। ठीक है, देन महापरिवना, जो कि उनकी डेथ को बोला जाता है, फाइनली 80 साल की उम्र में उनकी भी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। तो ये पूरा पाथ था आपके बुद्धिज्म का और जैनिज्म का। अब आगे बढ़ते हैं, इनकी टीचिंग्स, इनके रूल्स और इनकी सारी की सारी एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन डॉक्ट्राइन द पाथ ऑफ एब्सोल्यूट पेनेंस। ठीक है, कि कहां से हम बोल सकते हैं कि जो जैनिज्म है वो इतनी अच्छी टीचिंग्स आपको सिखाते हैं। तो उनके तीन मेन, आप देख लीजिए यहाँ पर, तीन उनके यहाँ पर पाथ हैं। सबसे पहला है आपके पास राइट फेथ, मतलब विश्वास रखिए। ठीक है, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। क्या हुआ करता था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कर्मा में बिलीव करते थे। कैसे, कर्मा और अहिंसा, मतलब कि कर्मा डिक्टेट द साइकिल ऑफ बर्थ। आपको पता है ना कि जब हम जन्म लेते हैं, या फिर ऐसा बोला जाता था जैनिज्म की टीचिंग्स में कि आज हम जो भी भुगत रहे हैं, चाहे हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, चाहे हमारी लाइफ बहुत खराब है, हमें लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये सारी की सारी किसकी वजह से है, कर्मा की वजह से। और ये इस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करते थे कि आज जो भी लाइफ हम लोग जी रहे हैं बच्चा, वो सिर्फ आपके जो आपने पहले जो कर्म किए हैं उन्हीं के बेसिस पर आपको मिल रही है। ठीक है, एंड डेथ ऑल्सो, स्ट्रिक्ट अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, किसी तरीके का कोई वायलेंस नहीं होगा, अप्लाइज टू ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स। आपने अगर कभी देखा हो, मेरे घर में या मेरे नोन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मच्छर को भी नहीं मारते। क्यों नहीं मारते, क्योंकि वो इन टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं भाई, इंसेक्ट्स, इवन आप अगर इंसेक्ट भी बने हो ना, तो वो आपके कर्मों का फल है। आज अगर आपको ये मच्छर, मक्खी, ये जो भी आपको कीटाणु देखने को मिलते हैं, दे ऑल आर द इफेक्ट ऑफ देयर कर्म, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके सामने, दैट इज रिजेक्शंस। रिजेक्शंस का मतलब क्या है कि ये लोग पूरी तरीके से रिजेक्ट करते थे जो आपके हिंदुइज्म में वेदास थे, हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना, अथर्ववेद, ये सारे के सारे वेदास को रिजेक्ट करते थे। एंड द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम हमने अभी पढ़ा था ना, उस पूरे के पूरे कास्ट सिस्टम को भी रिजेक्ट करते थे। ऑफ कोर्स द प्रीचेस एब्सोल्यूट इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन, और इनके लिए आदमी और महिला के बीच में एक सेम, हम बोल सकते हैं कि एक इक्वालिटी जो है, जो हम आज के टाइम में भी नहीं देख पा रहे पूरी तरीके से, वो इक्वालिटी में जो है ये लोग बिलीव किया करते थे। तो यहीं से आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इनको इतना प्रोमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि इनकी टीचिंग्स में वो चीजें थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो टीचिंग है, अब ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखो महावीरा जो थे उन्होंने चीजों का अटेन कर लिया, ओमनी साइंस उन्होंने सीख ली, सारी चीजें उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे वो ज्ञान प्राप्ति उन्हें लोगों को भी तो देनी थी, जो उनके चेले थे या उनके जो फॉलोअर्स थे, उन तक ये चीजें पहुंचानी थी। तो वो चीजें पहुंचाने के लिए उन्होंने जो है कुछ ट्रेडिशंस का यूज किया, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, कैटलिस्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, जो एकदम करता है। तो ये जो टीचिंग्स थी आपकी बच्चा, जो कि जैनिज्म की टीचिंग्स थी, टीचिंग्स वर स्ट्रिक्टली ओरल अंटिल अ सर्व फेमिन इन साउथ बिहार। होता क्या है कि साउथ बिहार में एक फेमिन आया था उस समय पर, फेमिन मतलब भूखमरी की सिचुएशन आई थी,
तब तक ये जो टीचिंग्स थी ये ओरल होती थी, जैसे आज मैं आपको ओरली समझा रही हूँ, हालांकि यहाँ पर आप स्क्रीन भी देख रहे हो, बट अगर मैं सिर्फ आपको ओरली बोलूँ सो दैट इज ओरल टीचिंग। लेकिन साउथ बिहार में जब फेमीन आया तो धीरे धीरे जो बिहार और हमारे इस एरिया में जो जैनिज्म आपका सीमित था वो धीरे धीरे शिफ्ट होता गया साउथ इंडिया की तरफ, क्योंकि लोग खाने की तलाश में थे, लोगों को भूख लगी थी, तो भूख के तौर पर वो लोग जो है हमारे इंडिया के साउथ की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। इन 4th century BCE forced the council in पाटलिपुत्र टू परमानेंटली रिकॉर्ड द नॉलेज। और फिर जब ये ओरल टीचिंग थी, कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि यार ये ओरल टीचिंग तो ऐसे कब तक हम लोग करेंगे, हमें कुछ ना कुछ एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। और उस परमानेंट सोल्यूशन के लिए पाटलिपुत्र में एक मीटिंग बुलाई गई जहां पर जो है ये सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा गया। ठीक है, ओके कैसे रखा गया यहाँ पर अभी मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले ये जो लैंग्वेज यूज करते थे, क्योंकि आपको पता है जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो सबको नहीं समझ आती थी, बहुत टफ भी थी, डिफिकल्ट थी, हर कोई उसको नहीं समझ पाता था, इसीलिए इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत, असेसिबल लोकल डायलेक्ट्स एंड एक्टिवली रिजेक्टिंग संस्कृत। संस्कृत को इन्होंने पूरा रिजेक्ट कर दिया था, प्राकृत लैंग्वेज जो है ये उसको फॉलो करते थे। अब बात करते हैं इनके टीचिंग्स की, कि वो जो टेक्स्ट जो ओरल दिए जाते थे वो ओरल टेक्सचुअल्स किस तरीके से जो है लोगों तक पहुंचते थे। ठीक है, तो सबसे पहले महावीराज ओरल टीचिंग, उसमें आपके 12 अंक थे। अब इसके समझने के लिए आपको अपनी बुक याद करनी होगी। बुक से मेरा मतलब है कि जो किताब हम लोग पढ़ते हैं उस किताब के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कि दिस इज अ बुक, अब उस बुक के अंदर अलग अलग यूनिट्स होती है ना, इस तरीके से यूनिट 1, यूनिट 1, यूनिट 2, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी महावीरास की ओरल टीचिंग थी उसमें आपके 12 अंगास थे। तो ये जो यूनिट है बच्चा, दे आर अंगास। ठीक है, ये 12 अंगास थे। द मेन टीचिंग द्वादश संगी की टेक्स्ट इंक्लूड आचारंगा सूत्र, ठीक है, एंड मोनेस्टिक कोड एंड भगवत सूत्र डॉक्ट्राइन्स। ठीक है, तो इसके 2 मेन चैप्टर्स आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि 12 अंगास में 2 जो मेन यूनिट्स थी, वो यूनिट कौन कौन सी थी। पहली थी आपकी कौन सी, आचारंगा सूत्र। ठीक है, दूसरी कौन सी थी आपकी, भगवत सूत्र। ठीक है, जैसे होता है ना जब हम टीचर्स आपको बताते हैं कि ये 2 यूनिट्स ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वो 2 यूनिट्स हैं आपके महावीरा की टीचिंग से जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं इसके बाद द 12 उपंगास। उपंगास का क्या मतलब हुआ, यूनिट्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। याद है, यूनिट के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। तो 12 अंगास यूनिट है यहाँ पर, और उपन्यास क्या है, उन यूनिट्स के अंदर के चैप्टर्स हैं। ओके, क्या है, ऑक्सिलरी वर्क्स कंपाइल्ड बाय सीड्स टू एक्टिवली सपोर्ट डिटेल्स द अंगास। ये जो अंगास से इनका डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन था वो आपको मिलता था उपन्यास में। उसके बाद जो लास्ट चीज थी वो थी लेटर वर्क, दैट मीन्स कल्पसूत्रा बाय भद्राबाहु एंड महापुराण बाय जैन सिन्हा। ठीक है, तो ये सारी टीचिंग जो होते हैं ना लास्ट में चैप्टर के, तो ये सारी टीचिंग्स आपकी जो है बाद में की गई। जो महावीराज की ओरल टीचिंग थी उसमें ये 2 मेन चीजें जो है वो आपके इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो यहां से उन्होंने क्या किया, परमानेंट सोल्यूशन बनाया। अब जब मैंने आपको बोला कि बिहार में फेमीन पड़ा, तो उसके बाद जो आपके कुछ आपके फॉलोअर्स थे जैनिज्म के, वो आपके कहाँ चले गए, वो आपके साउथ इंडिया की तरफ चले गए। और उसी में कहीं ना कहीं ये जो जैनिज्म है ये 2 हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, सो द 4th century BCE बिहार फेमीन स्प्लिट द फॉलोअर्स, है ना, फॉलोअर्स को क्या कर दिया, यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। एक आपके चले गए साउथ में और एक आपके रह गए मगध में, जो आज का हमारा ये यूपी बिहार वाला रीजन है यहाँ तक। तो देखिए 2 है, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। क्या डिफरेंस था, सबसे पहले बात करते हैं श्वेतांबर्स के बारे में। श्वेतांबर्स लेड बाय स्थूलभद्रा रिमेन्ड इन मगध, जो कि आपके मगध में ही रहते थे, वो इसको लेड कर रहे थे। एंड इनका जो मेन हम बोल सकते हैं कि फॉलोइंग थी वो ये थी कि ये पूरे व्हाइट कपड़े पहनते थे। अगर आप लोगों ने कभी रोड पर आप गए होगे, बाहर आप गए होगे, तो आपने अगर कभी ध्यान से देखा होगा तो श्वेतांबर्स हमें अपने नॉर्थ वाली साइड में अक्सर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको लेडीज और मेन दोनों ही पूरे व्हाइट कपड़े में, एक व्हाइट कलर का ऐसे मास्क टाइप का होता है जिसको वो उस तरीके से पूरा कवर कर देते हैं। ठीक है, कवर माउथ विद क्लोथ टू प्रिवेंट इनहेलिंग और किलिंग इंसेक्ट्स, कि ना ही वो इनहेल करे और ना ही वो इंसेक्ट्स को किसी भी रीजन की वजह से किल कर सके। देख रहे हो कितनी बेहतरीन टीचिंग है कि भाई इंसेक्ट तक को नहीं मारा, और हम लोग लगा रहे हैं ऑल आउट और ये और वो मारने के लिए इंसेक्ट्स को। ठीक है, then kept fast but fundamentally rejected the most extreme austerities। क्या मतलब है कि ये ना बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड चीज होती थी जैनिज्म में, जो सबसे मैं बोल सकती हूँ कि डेंजरस थी, जो कि आपके दिगंबर्स फॉलो किया करते थे। लेकिन जो श्वेतांबर्स थे वो फास्ट रखते थे, लेकिन वो इतनी स्ट्रिक्ट डाइट या इतना स्ट्रिक्ट जो है हम बोल सकते हैं कि टाइम टेबल नहीं फॉलो किया करते थे। फास्ट वगैरह सब रखा करते थे, उसमें उनका बिलीव था, लेकिन
इस तरीके से पूरा कि भाई सब कुछ एकदम रिजेक्ट कर दो, इन चीजों में वो नहीं मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास दिगंबर्स, जो कि आपके लेड कौन कर रहे थे, भद्रबाहु, माइग्रेटेड टू कर्नाटका साउथ इंडिया। एंड ये जो लोग थे वो स्काई क्लैड यानी कि नेक्ड रहते थे। अगर मतलब मैंने देखा है, क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड्स भी हैं, तो मैंने कई बार उन लोगों की घर में अगर कुछ ऐसा सेक्रेट होता है तो मैं गई भी हूँ, तो मैंने देखा है कि जो दिगंबर्स थे आपके बच्चा, वो आपके पूरी तरीके से नेक्ड रहते हैं। एंड बिलीव वियरिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इनहेरिटेडली किल्स देम। उन्हें लगता था कि कपड़े पहनना और कपड़े को धोना भी इंसेक्ट्स की जान लेना है, क्योंकि उसमें भी बैक्टीरियाज होते हैं, तो इसीलिए वो लोगों ने कपड़ों का ही त्याग कर दिया। ऑल्सो ऑर्थोडॉक्स थे ये लोग, ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स ऑफ महावीरा प्रैक्टिसाइज द एब्सोल्यूट मोस्ट सर्वेलेंस, यानी कि वो जो डेंजरस वाला एक फास्ट होता है कई दिनों का, बहुत दिनों तक चलता है, मुझे एग्जैक्ट दिन नहीं याद है इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो ये लोग उस चीज को फॉलो करते हैं, मतलब प्रॉपर एकदम ऑर्थोडॉक्स वाली जो है ये लोग फॉलो किया करते थे। ठीक है, ये तो बात हो गई जैनिज्म की। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज बुद्धिज्म, कि बुद्धिज्म की जो डॉक्ट्राइन है वो किस तरीके से और किस टीचिंग्स को फॉलो करती थी। सो रिजेक्ट बोथ एक्सट्रीम लग्जरी एंड सर्व्स जैन स्टाइल प्लेन्स इन द फेवर ऑफ अ बैलेंस पाथ। वो उन लोगों ने जैनिज्म की टीचिंग्स को या जैनिज्म के भी चीजों को, बहुत सी चीजों को रिजेक्ट किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इस तरीके से जो है अपने शरीर को कष्ट देना भी लाइफ नहीं है ना। एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ धर्म जो है उन्होंने अपनाया कि भाई सबके लिए सब बराबर है, राइट। उनके 8 फोल्ड पाथ थे यहाँ पर, जैसे हमने जैनिज्म में 3 देखे थे, यहाँ पर 8 थे। राइट एक्शन, सही तरीके से जो है एक्शन कीजिए, सोचना सही है, सही चीज में बिलीव होना चाहिए, सही तरीके से जिंदगी जियो, बोलो हमेशा सही, एफर्ट आपका अच्छा होना चाहिए, एंड रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशन। ये सारी 8 के 8 पाथ किसके थे, बुद्धिज्म के थे, बुद्धास के थे। ठीक है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, क्या बोलते थे वो, कि ये जो पूरा संसार है ये भुगत ही रहा है, सफर ही कर रहा है, इस सफर से अगर निकलना है तो सब कुछ त्याग दो, है ना। नेक्स्ट था द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, कि ये जो तुम लोग आज सब कुछ सफर कर रहे हो ना, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन है कि तुम लोग लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी कंपनी में नौकरी, बड़ा पैसा। ये सब चीजें जिस दिन त्याग कर दोगे, लाइफ एकदम नॉन सफरिंग हो जाएगी, है ना। थर्ड क्या था, स्टॉप डिजायर स्टॉप सफरिंग, एज आई टोल्ड यू कि भाई सब बंद कर दो तो सफर भी नहीं करोगे। द वे स्टॉप डिजायरिंग इज द 8-fold पाथ, और यही जो है आपके पाथ बताया गया है कि अगर आपको ये डिजायर रोकने हैं और ये सफर करने से आपको बचना है तो आपको इन 8 पाथ्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, अब जैसे हमने जैनिज्म की टीचिंग देखी थी कि वो ओरल टीचिंग थी, ऐसे ही बुद्धास की भी जो टीचिंग थी वो आपके अलग अलग चैप्टर्स में या फिर अलग अलग जो है बास्केट्स में उनको रखा जाता था। क्यों रखा जाता था, क्योंकि वो लीफ पर लिखी जाती थी। ठीक है, जो आपकी पेड़ की पौधे की लीफ होती है, उस बड़ी बड़ी लीव्स पर वो टीचिंग लिखी जाती थी, फिर उनको इस तरीके से सिला जाता था, स्टिच किया जाता था और एक इस तरीके की बास्केट्स में रख दिया जाता था। तो क्या थी ये बास्केट्स, चलिए देखते हैं। द टेक्स्ट वर रिटन ऑन पाम लीव्स सेम टुगेदर एंड फिजिकली स्टोर्ड इन बास्केट्स। लैंग्वेज पाली, कौन सी लैंग्वेज फॉलो करते थे वो लोग, प्राकृत लैंग्वेज लेते थे और ये लोग आपकी पाली लैंग्वेज फॉलो करते थे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो बास्केट 1 है विनायक पित्त का। ठीक है, इसमें क्या लिखा जाता था, इसमें आपके बोला गया कंटेन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मॉन्क्स, जो आपके भिक्षुज होते थे, है ना, जो आपके भिक्षुज थे, जो आपके नंसी, भिक्षुज हो गए जो आपके मेल है और नन हो गई बच्चा आपकी जो फीमेल है। ठीक है, तो वो लोग किस तरीके से इस चीज को फॉलो करेंगे, इन टीचिंग्स को लेकर जाएंगे, वो सारी चीजों का स्ट्रिक्ट रूल और कोड जो है वो एक लिस्ट में बनाया गया, मतलब उस लीफ पर लिखा गया और इस बास्केट के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास था, जिसमें क्या बोला गया, डिस्कोर्स ऑफ द बुद्धास एंड डिसिप्लिन, कि भाई डिसिप्लिन क्या है। ठीक है, इंक्लूड द थेरीगता, दैट इज वर्स कंपोज बाय नन्स डिटेलिंग देयर स्पिरिचुअल लाइफ्स, कि जो आपकी हम बोल सकते हैं कि जो आपकी लेडीज थी, मतलब जो फीमेल्स थी जो फॉलो करती थी, उनकी लाइफ किस तरीके से है या फिर उनकी लाइफ में किस तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उन सफरी को कैसे वो हटा सकती हैं, उन सारी चीजों के बारे में जो है आपकी लिखा गया सूता पिटक में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अभिधमा पीतक, जिसमें क्या बोला गया, दैट कंटेन्स एडवांस फिलोसफिकल टीचिंग। आपने आजकल देखा होगा कि बहुत से ऐसे एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बहुत से लोग हैं जो कि फिलोसफी की बातें करते हैं, तो जो फिलोसफिकल टीचिंग थी जो कि बुद्धास की थी, वो बुद्धास की टीचिंग जो है आपकी रखी गई किसमें, थर्ड बास्केट में, दैट इज अभिधमा पीतक। ठीक है, तो पहले हो गया विनायक पीतक, दूसरा हो गया आपका सूता पीतक, तीसरा हो गया आपका अभिधमा पीतक। तो ये सारी चीजें आपकी जो है इसमें रखी गई। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि
आपकी ऑक्सिलरी टेक्स्ट में जो है जटाकास टेल्स ऑफ बुद्धास प्रीवियस लाइफ इन ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म टाइड टू द मोरल लेसन्स, और बहुत सी चीजें इसमें भी रखी गई कि हो सकता है कि अगले जन्म में वो जानवर बने। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपके जन्म से लेके आपके मृत्यु से मृत्यु के बाद तक, क्योंकि ये बिलीव रखते थे सोल में, आत्मा में, कि भाई आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं आपके कर्म से ही रिलेटेड होती है और उसी का जन्म उसको हर बार अगली साल अगले जन्म में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बुद्धास के संघा की, यानी कि जो आपके हम बोल सकते हैं ना, जैसे हम कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं जब पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए, तो ऐसे ही जो लोग बुद्धास की टीचिंग को सीखने के लिए और उनके जो फॉलोअर्स थे, जब वो लोग आते थे तो कहीं ना कहीं उनको भी रोका जाता था, कई जगहों पर उनके लिए जो है वो रखा जाता था। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आपका विराहा है। ठीक है, विहारास है ये। इसमें होता क्या था बेसिकली, इसके अंदर किधर किधर आपके सेक्शंस बने होते थे कि कहाँ आपके मेल रहेंगे, कहाँ आपकी फीमेल्स रहेंगी। इस तरीके से पूरा जो है इसको बनाया जाता था एक पूरे स्ट्रक्चर में कि कैसे कैसे आप रहेंगे। सबसे पहले क्या एंट्री रिक्वायरमेंट्स थी कि आपकी मिनिमम एज जो है वो 15 होनी चाहिए। तो क्या आप एलिजिबल हो बुद्धा टीचिंग के लिए, कॉमेंट करके बताना मुझे। ठीक है, मस्ट एंटरली सर्व ऑल टाइज वर्ल्डली एंड मटेरियल लाइफ, सब चीजों से आपको त्यागना होगा। कोई मटेरियलिस्टिक लाइफ नहीं, कोई आपकी गाड़ी नहीं, बंगला नहीं, घर नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, कपड़े भी नहीं, मोंक वाले कपड़े। ठीक है, देन 3-fold ओथ, आपको एक ओथ दिलवाई जाती थी। आई टेक टू रिफ्यूज इन द बुद्धा द धर्म एंड द संघा, है ना, कि भाई आप जो है बुद्धास को फॉलो करोगे, आप जो है ये धर्म, ये संघा, जो भी अपने पुराने समय से कास्टिज्म का सिस्टम ये सब चलता रहा, उन सारी चीजों को जो है पूरी तरीके से हटा दोगे। द कोर कमेंडेंट्स क्या था कि दे मेंटेन टोटल कैलिब्रेसी एंड ऑन एब्सोल्यूट द नो प्रॉपर्टी, स्लीप विदाउट कुशन, कि कुछ नहीं मिलेगा बेटा आपको। आजकल आप लोग कुशन क्या, सॉफ्ट टेडी कैसे चिपक चिपक के सो रहे होते हो, कुछ नहीं मिलेगा। नो पिलो, नो कुशन, सिंपल आपको जो है जमीन पर लेटना होगा। कोई एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं, कोई ऐसी लग्जरी लाइफ आपको नहीं मिलेगी। डू नॉट हैंडल मनी, पैसे से कोई लेना देना नहीं है। सर्वाइव एक्सक्लूसिव बाय बेगिंग फॉर आर्म्स, कि आपको क्या करना है, ऐसे हाथ से भीख मांग कर ही सर्वाइव करना है। यही बुद्धास की टीचिंग में जो है वो सिखाया गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो आपको बुद्धास की टीचिंग सीखनी है तो मेरे को बताना कि कौन कौन इंटरेस्टेड है सीखने में। ठीक है, जैसे हमने देखा कि जैनिज्म भी जो है वो आपके 4th BCE के बाद 2 हिस्सों में बट गया था, बिहार के फेमिन के बाद। ऐसे ही जो आपके बुद्धास थे उनके भी हम बोल सकते हैं कि काउंसिल्स डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें एक होते हैं आपके हिनायान, ठीक है, जो लेसर व्हीकल है, एक होते हैं महायान जो कि ग्रेटर व्हीकल है। कैसे माना जाता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, देखिए। व्यू द बुद्धा स्ट्रिक्टली एज एन अलाइनमेंट ह्यूमन टीचर, ये मानते थे कि बुद्धा जो है वो एक इंसान ही है, वो एक ह्यूमन टीचर है जो कि हमें इन सारी चीजों के बारे में गाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं। मतलब इनके लिए क्या था, इनके लिए वो ह्यूमन थे। ठीक है, देन सीकिंग पर्सनल लिबरेशन निर्वाणा वाया 8-fold पाथ, और ये इन्हें लगता था कि ये 8-fold पाथ जो बुद्धास ने दिए हैं हमें, इन्हीं को फॉलो करने से हमें भी जो है वो निर्वाणा प्राप्त, यानी कि वो जो ओमनी साइंस जिसको हम जैनिज्म में बोलते हैं वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली अपोज आइडल वर्शिप, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, आइडल वर्शिप नहीं, क्योंकि इनके लिए जो बुद्धास थे वो ह्यूमन बीइंग थे। टेक्स्ट रिमेन्ड इन पाली, और इनके जो टेक्स्ट थे वो पाली लैंग्वेज में ही रहते थे। ऑल्सो स्प्रेड टू श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस, इन एरियाज पर जो है आपके बुद्धास की टीचिंग ज्यादातर फैली। अगर हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच में कंपेयर करेंगे तो बुद्धास आपका ज्यादा, बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा लोगों ने फॉलो किया। आप देखो चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, अगर आप जाएंगे श्रीलंका आप जाएंगे, जहां पर बुद्धिज्म को तो प्रोटेक्ट भी कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो ये चीजें आपको दिखाई गई। दूसरे आपके सामने जो आते हैं महायान, ये जो लोग थे ये आपकी मूर्ति पूजा में ही बिलीव करते थे। Views the Buddhas as a god avatar, introduce the concept of bodhisattva, Buddhas in making, है ना। इन्हें लगता था कि जो बुद्धास हैं वो भगवान है, इसीलिए ये जो है मूर्ति पूजा में माना करते थे। Seeking attainment of heaven and ensuring salvations of other, कि भाई आप भी जो है उनसे सीख कर आपको हेवन प्राप्त, यानी कि आपको स्वर्ग मिल सकता है, आपको चीजें जो है उस हिसाब से सीखनी होंगी। ऑल्सो आइडल एंड इमेज वर्शिप, ये लोग, वही मैंने बोला ना कि आइडल और इमेज वर्शिप को फॉलो करते थे। एंड अडॉप्टेड इलीट संस्कृत फॉर स्क्रिप्चर, जैसे इन लोगों ने क्या किया, ये लोग तो अपने ओल्ड ट्रेडिशन यानी कि पाली लैंग्वेज ही यूज की, लेकिन इन लोगों ने बहुत सी चीजों को संस्कृत में ट्रांसलेट करना शुरू किया। स्प्रेड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, दैट इज चाइना एंड जापान, चाइना जापान में जो है ये जाके आपके स्प्रेड किया था।
ठीक है। अब है आपके सामने अलग अलग आपके मॉन्यूमेंट्स बुद्धिज्म और आपके जैनिज्म के, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स की, तो सबसे पहले आता है आपके पास स्तूपास। स्तूपास आपने देखा होगा एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की, ये देखो यहाँ पर बना हुआ है ना इस तरीके से, मैसिव डोम शेप्ड स्ट्रक्चर हाउसिंग सेक्रेट हेयर टीथ एशेज ऑफ बुद्धा। मतलब इस पूरे डोम के अंदर क्या है, बुद्धा के बाल, टीथ, एशेस जो है वो बुद्धा के इसके अंदर डोम के अंदर बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सांची में है, सांची स्तूप है आपका, बरहट में है और अमरावती में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने चेत्यास, दैट इज ग्रैंड रेक्टेंगुलर प्लेयर हॉल यूज फॉर वर्शिप। मतलब ऐसा बड़ा एरिया जहां पर आप क्या करते हो, जहां पर आप पूजा करते हो जाके, ठीक है, जहां पर आपकी सेक्रेट पूजा जो है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विराहास, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, दैट इज अ मल्टी सेल रेजिडेंशियल मोनेस्ट्रीज फॉर द संघास, है ना। जो आपके संघास थे, जो बच्चे सीखने के लिए, जो आप टीचिंग के लिए सीखना चाहते हो, वो आपके यहाँ पर जाकर रहते थे। इसमें अलग अलग सेक्शंस बने थे, मोंक एक तरफ रहते थे, नन्स आपके एक तरफ रहते थे, ठीक है। फिर बात करते हैं जैन्स कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो जैन में आते हैं आपकी केव आर्किटेक्ट, जैसे कि आपके कहाँ है, डिटेल्ड कार्विंग इन खांडागिरी एंड उदयगिरी इन उड़ीसा। तो उड़ीसा साइड आपको इस तरीके का जो है पूरा एरिया मिलेगा, आप कभी जाना घूमने आपको दिखेगा, ठीक है। देन मोनालिथिक स्टैचू, जिसमें वो माना करते थे कि आपके मैसिव स्काई क्लैड स्टैचू एट श्रवणा बेलागोला आपके कर्नाटका में ही है, यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड आपके टेम्पल्स थे जो कि बहुत कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते थे, जिसमें आप देखोगे कि 800 ऐसे टेम्पल्स थे गुजरात में, जो कि ये शो करते थे कि वो लोग जो है जैनिज्म टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये थे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स। अब बात करते हैं दोनों ही रिलीजन, जबकि इनकी टीचिंग इतनी अच्छी थी, सारी चीजें इतनी बहुत बेहतरीन थी, तो कहाँ ऐसी कमी रही कि ये जो टीचिंग थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर गई। ये क्यों, जैसे हमने देखा हिंदुइज्म कितना एमर्ज किया, हिंदुइज्म को लोगों ने बहुत फॉलो किया, बीच में ये दो रिलीजन्स का जो है प्रोमिनेंट अफेक्ट हमें देखने को मिला, फिर धीरे धीरे ये जो है डिक्लाइन पर आए। इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन थे, जिसमें सबसे पहले था जैनिज्म्स लिमिटिंग फैक्टर्स, जैसे कि एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी एंड स्ट्रिक्ट अहिंसा एलिनेटेड द मासेस एंड क्षत्रियास। मतलब कि अब खुद ही सोचो, अगर कोई राजा जैनिज्म को फॉलो करेगा तो जैनिज्म के अकॉर्डिंग उसको क्या है, वो मार नहीं सकता किसी को, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई क्षत्रिय है, कोई अगर राजा है, उसके टेरिटरी पर किसी ने अगर हमला किया है तो उसे तो मारना पड़ेगा, उसे तो उस लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। तो इन रीजंस की वजह से, इन सारी स्ट्रिक्ट लिमिटेड चीजों की वजह से जो है जैनिज्म उतना फॉलो नहीं हो पाया। इट सेवरली लैग्ड एग्रेसिव मिशनरीज एफर्ट्स, है ना। और यही चीजों की वजह से जैनिज्म कहीं ना कहीं कम हुआ, क्योंकि दोनों में ये बोला गया कि मारना, मरना, किसी के साथ बुरा सोचना, ये सब गलत है ना। बुद्धिज्म अगर इंटरनल रूट्स की बात करें तो अडॉप्शन फॉर एलीट संस्कृत डिस्टेंडेड फ्रॉम द कॉमनर्स। अब जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, उन्होंने क्या देखा कि अरे ये लोग तो पाली छोड़ के संस्कृत फॉलो करने लगे, अब संस्कृत तो हमें पहले से ही नहीं आती थी, हम तो परेशान थे। तो वहां से लोगों का जो बिलीव है, लोगों ने जो थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाया था, वो कनेक्शन धीरे धीरे कम होता है। मैसिव वेल्थ पोर्ड इन मोनेस्ट्रीज, ब्रीडिंग लग्जरी एंड करप्शन इन संघास। कि जो आपके संघास थे ना, देखो करप्शन उस टाइम पर भी था, हम लोग आज लड़ते हैं, हम लोग आज रोते हैं, है ना, सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, लेकिन करप्शन तो उस टाइम पर भी था। समझ रहे हैं आप लोग किस तरीके से चीजें थी। फिर अगर हम बात करें लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, मतलब क्या है, जो आपके एमर्जिंग नए रूलर्स आ रहे थे, जो पहले थे उन्होंने किस तरीके से फॉलो किया, लेकिन धीरे धीरे जो आपके नए राजपूत रूलर्स आ रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी जो प्रायोरिटाइज थी वो थी मार्शल कल्चर, सिस्टमैटिक विड्रॉज देयर सपोर्ट। उन्होंने बोला कि यार अगर हम किसी को मार ही नहीं पाएंगे, अगर हम किसी से लड़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर हम कैसे क्षत्रिय हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इन चीजों का जो है वो कम होने लगा। हिंदू रिवाइवल कैसे हुआ, द गुप्ता पीरियड, जो कि गुप्ता डायनेस्टी जब शुरुआत हुई तो उन्होंने कहीं ना कहीं विटनेस किया अ मैसिव रिफॉर्म्ड ऑफ पॉपुलर हिंदुइज्म। उन्होंने धीरे धीरे जो है हिंदुइज्म को और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाना, उनको फॉलो करना, मंदिर बनवाना, ये सारी चीजें जो है करना शुरू किया। एंड अगेन में अगर हम बात करें लास्ट, दैट इज फॉरेन इन्वेंशंस, कि आपको याद होगा 8th सेंचुरी सी, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है 6th और 7th में, टर्किश इन्वेडर्स स्पेशली टारगेट एंड लूटेड वेल्दी विराहास। जो आपके ये बुद्धास के जो विराहास थे, जहां पर ये संघास रहा करते थे टीचिंग्स के लिए, यहाँ पर आते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसा वगैरह, भिक्ष वगैरह मांगते थे, तो वहां पर बहुत पैसा, खाना पीना सब होता था, तो वो उन सबको लूट ले रहे थे। डिस्ट्रॉइंग इमेंस एकेडमिक हब लाइक नालंदा एंड तक्षशिला। हमारे नालंदा और तक्षशिला को भी जो है इन्होंने पूरी तरीके से जो है वो डैमेज कर दिया था।
इसी के साथ हमारा ये जो पूरा वन शॉट था जिसमें हमने इतनी टीचिंग्स के बारे में सीखा वो यहीं पर एंड होता है। यहाँ आपको पूरा कंपैरिजन दिया गया है, आप बच्चे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से हट गई हूँ। ये छोटा सा जो एक स्लाइड है ये आपको पूरे जैनिज्म और बुद्धिज्म की टीचिंग्स के बारे में और उनके डिक्लाइन के बारे में बताता है। इसी के साथ हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपनी मस्ती करते रहें और बाय एंड टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.